This call is now being recorded. Am I audible? Yes, sir. Yes, Okay, sir. okay, good. Slides are visible? Yes, sir. Okay. So जो हम लोग बेसिक डेफिनेशन आज से शुरू जो सबसे इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है which we are interested in is active elements कौन से होते हैं और passive elements कौन से होते हैं। देखिए एक्टिव का मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय एक्टिव एलिमेंट। एक्टिव एलिमेंट का मतलब ये है कि उसमें कोई ना कोई इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ वोल्टेज और करंट होना चाहिए जिससे द सर्किट इज एनर्जाइज्ड, इज ऑलवेज एनर्जाइज्ड फ्रॉम टाइम व्हेन यू एनर्जाइज इट। तो एक्टिव सोर्स का मतलब ये है कि उसमें हमेशा कोई ना कोई एनर्जी सोर्स, इंडिपेंडेंट एनर्जी सोर्स प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, इसको मैं इंडिपेंडेंट एनर्जी सोर्स इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एनर्जी सोर्सेज दो तरह के होते हैं, एक इंडिपेंडेंट होते हैं और एक डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, तो एक्टिव एलिमेंट का मतलब यह है कि उसमें या तो कोई इंडिपेंडेंट सोर्स हो, जैसे कि आप पढ़ते हैं वोल्टेज और करंट, जिसको जैसे यहाँ पे ड्रॉन है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, और या तो डिपेंडेंट हो। ठीक है, जो चार तरह के होते हैं बेसिकली, VCVS, VCCS, CCCS एंड CCVS। इसको मैं बताता हूँ क्या है। ये है वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, ये है वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स, ये है करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स, और ये है करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। तो इसको इस तरह से पढ़ा जाता है, VCVS, VCCS, CCCS और CCVS। तो ये चार तरीके के डिफरेंट सोर्सेज होते हैं जिसको हम डिपेंडेंट सोर्स कहते हैं। और एक्टिव इंडिपेंडेंट सोर्सेज तो आप लोग जानते ही हैं, V और I होता है। लेकिन ये जो डिपेंडेंट सोर्स हैं, इनका जो जिसको इस सिंबल से दिखाया जाता है, जिसको मैं पॉइंट कर रहा हूँ इस वक्त अपने माउस से, ये एक ट्राइंगुलर, जिसे कहते हैं ट्राइंगुलर भी नहीं बल्कि एक हेक्सागन शेप में या ट्रेपेजॉइडल शेप में जो है, अगर कोई सिंबल आपको दिखाया जाता है पूरे सर्किट थ्योरी के कोर्स में, तो आप ये समझिए कि ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि यहाँ पे कोई ना कोई डिपेंडेंट सोर्स है। डिपेंडेंट का मतलब ये है कि उसका वोल्टेज या उस सोर्स की करंट किसी और करंट या किसी और वोल्टेज पे डिपेंड करती है। इट इज डिपेंडिंग ऑन सम अदर करंट एंड सम अदर वोल्टेज सोर्स। ओके, so whenever you see this kind of trapezoidal source, you always assume that this is a dependent source। और जब भी you find a circle, जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है ग्रीन कलर से, कि जब भी आपको इस तरह का सर्किल कोई दिखे, क्योंकि बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, लोग डिपेंडेंट सोर्स को इंडिपेंडेंट की तरह सॉल्व करना शुरू कर देते हैं और उससे उनका आंसर गलत आता है। तो जब भी आप ट्रेपेजॉइडल शेप देखें तो ये समझ जाएं कि ये जो सोर्स है ये डिपेंडेंट है और इसका करंट या इसकी वोल्टेज किसी और चीज पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो एक तो ये चीज है। दूसरा है कि एलिमेंट्स जो हैं, अब जैसे मैंने आपको बताया कि एक्टिव हो सकते हैं, और एक्टिव में भी दो कैटेगरी हो सकती है, इंडिपेंडेंट हो सकते हैं और डिपेंडेंट हो सकते हैं। डिपेंडेंट की चार कैटेगरी होती हैं जिसमें मैंने दो दिखाई है यहाँ पे। जैसे आप ये सोर्स देखें तो ये क्या होगा, ये होगा करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। ठीक है, ये वाला सोर्स क्या होगा, ये होगा करंट कंट्रोल्ड, क्योंकि ये जो वोल्टेज है ये करंट पे डिपेंड कर रहा है और ये अल्फा और बीटा कॉन्स्टेंट्स। ये कौन सा सोर्स होगा, ये होगा करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। है तो ये वोल्टेज सोर्स ही, क्योंकि इसमें प्लस माइनस लगा हुआ है, और अगर ऐसे एरो खिंची हुई है, ठीक है, तो ये रिफ्लेक्ट करता है कि ये एक करंट सोर्स होगा। तो ये देखें आप, ये क्या होगा, ये होगा करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स, तो ये होगा करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। इसी तरह से बाकी भी हो सकते हैं। ठीक है, बाकी और भी आप ड्रॉ कर सकते हैं इसी तरह से करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स भी हो सकता है। अगर आई एक्स इक्वल टू बीटा टाइम्स वी वाई हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट। बहरहाल, तो ये हो गई एक्टिव एलिमेंट्स की कहानी। एक्टिव का मतलब ये है कि उनके अंदर, अब एक्टिव जो है, अब मैं आपको डिपेंडेंट के बारे में बताऊं कि डिपेंडेंट भी किसी ना किसी तरह से इंडिपेंडेंट पे ही उसकी डिपेंडेंस है, क्योंकि ये जो करंट होगी जिसपे ये वोल्टेज और करंट डिपेंड करेगा, वो भी किसी ना किसी तरीके से एक इंडिपेंडेंट ही सोर्स होगा। तो एक्टिव एलिमेंट का होने का मतलब ये है, एक्टिव एलिमेंट के होने का मतलब ये है कि सर्किट में कोई ना कोई एक
इंडिपेंडेंट सोर्स प्रेजेंट होना चाहिए, एक होना चाहिए कम से कम। अगर आप ये कहें कि ये एक्टिव सर्किट है या एक्टिव एलिमेंट है, एक्टिव एलिमेंट का मतलब कि उसके पास अपना वोल्टेज और करंट जनरेट करने की ताकत होनी चाहिए, और वो डिपेंडेंट भी हो सकता है किसी दूसरे सोर्स पे और इंडिपेंडेंट भी हो सकता है। ये बात आप समझ। उसके बाद जो दूसरा जो हम लोग कैटेगराइजेशन करते हैं वो है पैसिव एलिमेंट्स। ठीक है, दूसरा कैटेगराइजेशन जो है हमारा वो है पैसिव एलिमेंट्स। तो पैसिव एलिमेंट्स क्या होते हैं? तो जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है, ये जो पैसिव लिखा हुआ है, अभी तक तो एक्टिव की बात हो गई, अब ये पैसिव क्या होता है? पैसिव वो एलिमेंट्स होते हैं जिनके पास अपना कोई सोर्स नहीं होता। समझे आप बात? अपना Yes. कोई सोर्स नहीं होता। कहने का मतलब ये है कि उनके पास कोई एक्टिव ईएमएफ नहीं। जैसे आर है रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस पैसिव एक एलिमेंट है, इसके पास अपना कोई ईएमएफ नहीं है। एल यानी इंडक्टेंस, ये भी जो है वो पैसिव सोर्स है। कैपेसिटेंस, ये भी एक अपना एक्टिव पैसिव सोर्स है। अब ये जो पैसिव एलिमेंट्स होते हैं जिनके पास अपना कोई इंडिपेंडेंट ईएमएफ नहीं होता, कहने का मतलब है अगर आर को आप रिप्रेजेंट करेंगे तो ऐसे करेंगे, एल को करेंगे तो ऐसे करेंगे, तो इनके पास अपना कोई सोर्स नहीं। अब ये जो एल है और सी है और आर है, ये तीनों जो है ये तीन कैटेगरी में लाई कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि रेजिस्टेंस लीनियर या नॉन लीनियर हो सकता है, इंडक्टेंस लीनियर या नॉन लीनियर हो सकता है, कैपेसिटेंस भी नॉन लीनियर हो सकता है, लेकिन ज्यादातर केस में कैपेसिटेंस लीनियर ही होता है। ज्यादातर केस में कैपेसिटेंस लीनियर ही होता है। अभी बात करेंगे कि लीनियर या नॉन लीनियर में क्या फर्क है। इंडक्टेंस बहुत दफा लीनियर रीजन में बिहेव करता है, लेकिन जब उसके थ्रू फ्लक्स डेंसिटी बढ़ाई जाती है तो इंडक्टेंस जो है वो क्या कैसे बिहेव करने लगता है? वो बिहेव करने लगता है एज ए नॉन लीनियर एलिमेंट। नॉन लीनियर एलिमेंट का मतलब ये है कि इनपुट के बढ़ाने से द आउटपुट इज नॉट इंक्रीजिंग लीनियरली। ठीक है, तो नॉन लीनियर का मतलब है कि द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट इज नॉट लीनियर, इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। If it is not a straight line, then it is a non-linear element. Similarly for resistance, as you know is a slope of VI curve. So if you are drawing a VI curve, if it is like this, then it is linear, and if it is like this, it is non-linear. Okay, understand? Yes. Okay, we are categorized, the elements can be categorized as active and passive. Okay, so active can be dependent or independent, passive are R, L and C. Okay, so there is one question from you. There is one question which I would like to ask, that what is diode? It is active or passive? If anybody would like to answer. Active. Active. Why active? Active, sir. Because V source and I source are present in diode. Okay, according to you it is active. Yes. Okay, let's see if it is active or not. So the next definition which is here is important. Active elements are capable of delivering energy independently for infinite time, or when the element is having the property of internal amplification. तो दो शर्तें हैं एक्टिव होने की। पहली शर्त यह है कि एक्टिव एलिमेंट्स जो हैं दे शुड बी केपेबल ऑफ delivering energy independently for infinite time, or when the element is having property of internal amplification. तो पहली शर्त तो समझ में आती है कि it should deliver the energy for infinite time. जैसे कैपेसिटर है, क्या कैपेसिटर इनफाइनाइट टाइम तक एनर्जी डिलीवर कर सकता है? हालांकि वो वोल्टेज स्टोर करता है, चार्ज स्टोर करता है जिससे वोल्टेज बनता है, Q इज इक्वल टू CV। ठीक है, सवाल ये है कि क्या कैपेसिटर भी इंडिपेंडेंट सोर्स हो सकता है? जवाब है नहीं। No, इस वजह से टाइम के लिए करता है। यस
even if you use a very high value of capacitor, very high value of capacitor, eventually after infinite time or a very long time it will discharge, and when Yes. it will discharge the energy will go to zero. So that means capacitor is also not an independent source of energy. Okay, now what I have written, if you see that I have written that voltage source, current source, this is source, Vs, Is, transistor, and op amp. Okay, voltage source, current source, transistor, and op amp are in this category. So why transistor is in this category? Why transistor is in this category? Why op amp is this in category? So whether they are able to deliver in energy for independent of time? No, the definition for them is not this, the first one. That means they are Amplification. not. This is they lie in the second part of the definition. That is, it is having a property of internal amplification. So internal amplification means whenever a current or a voltage signal passes through op amp or a transistor, its They value amplify. can increase. Okay, that means, for example, transistors are used for voltage or current amplification. Similarly, op amps are also used for that purpose. That means if you see the internal structure of op amp and transistor, you will find that they will always have some active source of elements inside them, and that's why they are able to they are able to Amplify. increase the Amplify. value of the voltage or current which is passing through it. Okay, so that's why they lie in this definition. Now tell why diode is not there. Transistor is there, op amp is there, but diode is not there. Why? Because they not lie in both categories. No, that is fine. But if you see the internal structure of diode, okay, if you see the internal, see, so many people are joining late. It is causing disturbance to me. What should I do? Who is this? Tamid Hussain. Tamid, why you have joined late? You will not be marked present. You should join at 9:30. Sir, I have just joined the class, so please repeat it again. So next time I will not allow you. Okay. Yes, sir. Ah. So if you see the internal structure of diode, if you see the internal extract, now somebody else have joined. If you see the internal structure of diode, if it is having a voltage, which is the representation is having a voltage source. The representation is having a voltage source. Some problem going on. So if you see the internal structure of diode, you will always find that the diode is represented by a resistance. The diode is represented by a resistance like this. I am drawing it. For example, if I have a diode like this, I will always represent it with a cut-in voltage of 0.7 plus some resistance. So this is 0.7 and this is R. तो ये आपने पढ़ा होगा पहले, Yes. इस तरह से डायोड को रिप्रेजेंट करते हैं. तो इसमें एक एक्टिव सोर्स तो दिखाया जाता है बैटरी की तरह, लेकिन ये एक्टिव एलिमेंट है नहीं. क्यों? उसकी वजह ये है कि ये जो ड्रॉप दिखाया जाता है ना डायोड में, ये रिप्रेजेंट करता है इसका कट इन वोल्टेज. ये ईएमएफ नहीं है. इसकी जो मॉडलिंग है वो इस तरह से नहीं की गई है कि ये कोई ईएमएफ सोर्स है. कहने का मतलब ये कोई बैटरी नहीं है 0.7 वोल्ट की, बल्कि ये जो जंक्शन का वोल्टेज है, जो कि पी और एन जंक्शन के बनाने से जो डिफ्यूजन लेयर क्रिएट हुई है, उसका अपना इंटरनल वोल्टेज है. ठीक है, ये कोई सोर्स नहीं है. बात समझ में आई? ये कोई सोर्स नहीं है, ये रिप्रेजेंटेशन है. ठीक है,
इसको आप Yes, sir. रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बल्कि इस रिप्रेजेंटेशन को आप ऐसे भी शो कर सकते हैं कि भाई एक रेजिस्टेंस है और उसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो 0.7 वोल्ट है। बात समझ में आई? इसके अक्रॉस जो ड्रॉप है ये 0.7 वोल्ट है, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंटेशन इसका इस तरह से होता है, लेकिन डायोड किसी सिग्नल को एम्पलीफाई नहीं कर सकता। ब्लॉक तो कर सकता है, या तो ब्लॉक करेगा या तो अलाउ करेगा। लॉजिकल डिवाइस है, डायोड इज अ लॉजिकल डिवाइस, ठीक है। अगर बायसिंग प्रॉपर है तो अलाउ करेगा, अगर बायसिंग प्रॉपर नहीं है तो नहीं अलाउ करेगा। या तो जीरो करेगा या तो वन करेगा, ठीक है। या तो करंट को पास करेगा अलाउ होने के लिए या तो नहीं करेगा। तो ये एम्पलीफाई नहीं कर सकता है। मतलब अगर आपने एक सिग्नल का मैग्नीट्यूड ये है इनपुट में, तो आउटपुट में भी मैग्नीट्यूड आपको यही मिलेगा, या तो ये मिलेगा या तो जीरो मिलेगा, ठीक है। एम्पलीफाई नहीं कर सकते। जबकि ट्रांजिस्टर और ओपैम्प जो है वो सिग्नल को क्या कर सकते हैं, एम्पलीफाई कर सकते हैं। अगर इनपुट ये है तो आपको आउटपुट जो है वो एम्पलीफाइड मिलेगा, ठीक है। तो ये बेसिक डेफिनेशन है एक्टिव और पैसिव की। नेक्स्ट आते हैं, तो पैसिव एलिमेंट्स कैन नॉट डिलीवर एनर्जी फॉर इनफाइनाइट टाइम। तो एग्जाम्पल है रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, बल्ब। जैसे कि आप बल्ब जानते हैं, ये बल्ब भी एक रेजिस्टेंस ही है, ठीक है। और ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर जिसको आप इलेक्ट्रिकल मशीन में पढ़ रहे होंगे फर्स्ट सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में, ये भी एक पैसिव डिवाइस है, क्योंकि ट्रांसफार्मर जो है वो वोल्टेज एम्पलीफिकेशन इंटरनल स्ट्रक्चर की वजह से नहीं बल्कि वाइंडिंग की वजह से करता है, ठीक है। E इंड्यूस्ड इज इक्वल टू एन डी फाई बाई डी टी की वजह से जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है, और जिस तरह से नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उस हिसाब से आपको आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। तो उसमें कोई इंटरनल एम्पलीफिकेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। हालांकि ट्रांसफार्मर स्टेप अप या स्टेप डाउन कर सकता है वोल्टेज को एट सेम फ्रीक्वेंसी, लेकिन उसमें कोई इंटरनल एम्पलीफिकेशन नहीं है। इसलिए ट्रांसफार्मर जो है वो भी है पैसिव डिवाइस, ठीक है, ना कि एक्टिव डिवाइस, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन इज यूनिडायरेक्शनल एंड बाई डायरेक्शनल एलिमेंट्स। अब ये यूनिडायरेक्शनल एलिमेंट्स क्या हैं और बाई डायरेक्शनल एलिमेंट्स क्या हैं, ठीक है। यूनिडायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल एलिमेंट, जैसे कि आप स्लाइड में देख रहे हैं कि यूनिडायरेक्शनल का मतलब यह है कि एक ही तरफ अलाउ करेगा सिग्नल को, वो एक डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में ब्लॉक करेगा। एक डायरेक्शन में अलाउ करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में क्या ब्लॉक करेगा, उसे कहते हैं यूनिडायरेक्शनल एलिमेंट। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन ये है कि एलिमेंट प्रॉपर्टीज आर डिपेंडेंट ऑन करंट। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई एलिमेंट जैसे कि डायोड फॉरवर्ड कंडीशन में कंडक्ट करता है और रिवर्स कंडीशन में ब्लॉक करता है, इसका मतलब कि जब वो कंडक्ट करता है तो उसका रेजिस्टेंस नियरली जीरो होता है, और जब वो ब्लॉक करता है तो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है और उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। तो कहने का मतलब यह है कि करंट के डायरेक्शन से उसकी जो प्रॉपर्टी है, उसका जो इम्पीडेंस है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। जैसे जैसे कि आप इस ग्राफ में देख सकते हैं, इस ग्राफ में जैसे कि आप देख सकते हैं, इस ग्राफ में देखिए, इस ग्राफ में आप देखिए कि करंट और वोल्टेज का जो जैसे अगर मैं आइडियल कैरेक्टरिस्टिक बनाऊं डायोड की, तो वो कुछ इस तरह से होगी कि जब वो कंडक्ट कर, जैसे ये आई है, आइडियल बता रहा हूं मैं, अगर ये आई है और ये वी है, तो जब वो कंडक्ट करेगा तो वोल्टेज ड्रॉप जीरो होगा, और जब वो नहीं कंडक्ट करेगा तो करंट जीरो होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली इस क्वाड्रेंट में इसकी आइडियल कैरेक्टरिस्टिक होती है। अब प्रैक्टिकली तो उसमें थोड़ा वोल्टेज ड्रॉप होता है जिसको आप कट इन वोल्टेज कहते हैं 0.7। तो ये तरह के एलिमेंट कौन से हैं, यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल इसका और एग्जांपल भी है, मॉसफेट है, बीजेटी है, डायोड है। ये सारे दोनों डायरेक्शन में कंडक्ट नहीं करते हैं, एक ही डायरेक्शन में कंडक्ट करेंगे। जैसे कि आपने मॉसफेट की कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी होगी फर्स्ट ईयर में, वो एक ही क्वाड्रेंट में उसका ऑपरेशन होगा, ठीक है। अगर मॉसफेट है तो आई वर्सेस वीडीएस कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ इस तरह से होंगी,
ठीक है, यहाँ तक तो लीनियर होगा और उसके बाद जो रीजन आएगा वो कौन सा रीजन कहलाएगा? नॉन लीनियर, या जिसको आप आमतौर पे सेचुरेशन भी कहते हैं। ठीक है, सेचुरेशन रीजन, लीनियर रीजन, या तो फिर वो रहेगा कट ऑफ रीजन में। तो 3 रीजन में मॉसफेट या बीजेटी ऑपरेट कर सकता है। तो यूनिडायरेक्शनल का बेसिकली मतलब यही है कि उसकी इम्पीडेंस या एलिमेंट प्रॉपर्टी करंट के डायरेक्शन चेंज होने से चेंज हो जाएगी। दूसरा जो डेफिनेशन है वो है बाई डायरेक्शनल। तो बाई डायरेक्शनल आसान है, बाई डायरेक्शनल का मतलब ये है कि उसका इम्पीडेंस या उसकी प्रॉपर्टी करंट के डायरेक्शन के चेंज होने से नहीं चेंज होगी, चाहे आप पॉजिटिव में जाएं चाहे आप नेगेटिव में जाएं। जैसे कि आप इस रेजिस्टेंस के प्लॉट में देख सकते हैं, आप किधर भी मूव करें, आप किधर भी स्लोप निकालें इस लाइन का, वो आपको आर ही मिलेगा, चाहे करंट नेगेटिव में हो, चाहे वोल्टेज नेगेटिव में हो, चाहे दोनों नेगेटिव में हो। ठीक है, इसी तरह से आप इंडक्टेंस को भी देख सकते हैं। इंडक्टेंस होता क्या है? VL इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। तो डी आई बाई डी टी जब चेंज होता है तभी इंडक्टेंस सिस्टम में फेल्ट होता है। अगर डी आई बाई डी टी चेंज नहीं हो रहा है तो इंडक्टेंस शॉर्ट सर्किट वायर की तरह बिहेव करता है एक सर्किट में। तो डी आई बाई डी टी और वी एल का जो रेशियो है वो 1/L आता है, यानी डी आई बाई डी टी और वी एल का अगर आप स्लोप बनाएं, इधर एक एक्सिस पे डी आई बाई डी टी लिखें और इधर वी एल लिखें, तो आपको जो इसका स्लोप मिलेगा वो आपको सॉरी ये स्ट्रेट लाइन होगा, ये आपको 1/L मिलेगा। तो इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस तीनों जो है वो बाई डायरेक्शनल एलिमेंट्स हैं। कहने का मतलब है कि ये करंट चाहे एक डायरेक्शन में फ्लो करे, चाहे दूसरे डायरेक्शन में फ्लो करे, इनकी अपनी एलिमेंट प्रॉपर्टी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो अगली सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो है लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट्स। तो अभी तक जैसे मैंने बता दिया है कि लीनियर एलिमेंट्स क्या होते हैं। लीनियर एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनके बीच में आउटपुट और इनपुट रिलेशनशिप स्ट्रेट लाइन होती है। कहने का मतलब ये है कि ये वो एलिमेंट्स हैं जो ओम्स लॉ फॉलो करते हैं, उन्हें कहते हैं लीनियर एलिमेंट। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। और नॉन लीनियर कौन से एलिमेंट होते हैं? नॉन लीनियर वो एलिमेंट होते हैं जिनकी आउटपुट इनपुट रिलेशनशिप आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम या इनिशियली भी वो लीनियर नहीं होती, पैराबोलिक हो सकती है, क्वाड्रेटिक हो सकती है, या सैचुरेशन मोड में जा सकते हैं वो। तो वो सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं? नॉन लीनियर होते हैं। जिसमें कहने का मतलब ये है कि अगर आप मान लीजिए एक इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स लें, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, तो इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स की क्या प्रॉपर्टी होती है? इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स की प्रॉपर्टी ये होती है कि इसके अक्रॉस वोल्टेज कांस्टेंट बना रहेगा। इसका कोई मतलब नहीं है कि लोड कहां से कहां तक वेरी होता है। बात समझ आई? इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स का मतलब ये है कि इसके टर्मिनल्स पे वोल्टेज के टर्मिनल्स पे हमेशा वोल्टेज V रहेगा। इससे कोई मतलब नहीं है कि लोड जो R है वो कहां से कहां तक चेंज होता है। बात समझ में आई? तो करंट चेंज होगी लेकिन वोल्टेज जो है प्लस माइनस जिसको आप दिखाते हैं उसके अपने टर्मिनल्स पे वो कांस्टेंट बना रहेगा। अगर आइडियल वोल्टेज सोर्स की बात कर रहे हैं तो कहने का मतलब है कि अगर एक आइडियल वोल्टेज सोर्स का ग्राफ खींचा जाए, तो अगर मान लीजिए ये V है और ये I है, तो कोई मतलब नहीं है कि करंट कहां से कहां तक वेरी हो रही है, वोल्टेज जो है वो कांस्टेंट बना रहेगा। ठीक है, तो ये किस तरह का जो आइडियल इंडिपेंडेंट सोर्स हुआ, ये किस तरह का एलिमेंट हुआ? लीनियर या नॉन लीनियर? अगर नॉन लीनियर हुआ तो आप ये बात याद रखिएगा, कि आइडियल इंडिपेंडेंट और वोल्टेज सोर्स और आइडियल इंडिपेंडेंट करंट सोर्स, ये दोनों ही नॉन लीनियर एलिमेंट हैं। और जो नॉन आइडियल वोल्टेज सोर्स है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ होगा, और आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है? 0। और आइडियल करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा? आइडियल इंडिपेंडेंट का इनफाइनाइट।
इनफाइनाइट। तो आइडियल इंडिपेंडेंट करंट सोर्स का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगा और आइडियल वोल्टेज सोर्स का रेजिस्टेंस 0 होगा। ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कुछ ना जब भी आप एक वोल्टेज सोर्स दिखाते हैं इस तरह से, उसके साथ हमेशा कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। और जब भी आप एक करंट सोर्स दिखाते हैं तो उसको हमेशा ऐसे दिखाते हैं। एल में इंटरनल ठीक है, रेजिस्टेंस। एक शंट रेजिस्टेंस के साथ दिखाते हैं। ये आपने अपने फर्स्ट ईयर के कोर्स में पढ़ा होगा। ठीक है, यस। जो आइडियल इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, आइडियल इंडिपेंडेंट की बात कर रहा हूं, उसको शॉर्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, उसको शॉर्ट नहीं किया जा सकता, वो डैमेज हो जाएगा। दैट कैन नॉट बी शॉर्टेड। आइडियल इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट नहीं किया जा सकता, वो डैमेज हो जाएगा, बिकॉज वेरी हाई करंट विल फ्लो विदाउट एनी रेजिस्टेंस। और आइडियल करंट सोर्स को ओपन नहीं किया जा सकता, वो भी डैमेज हो जाएगा, बिकॉज ऑफ इनफाइनाइट वोल्टेज अक्रॉस इट्स टर्मिनल्स। तो ये दोनों कंडीशंस मना है, वर्जित हैं, डिनाइबल है, ये हो नहीं सकती। ठीक है, तो ये बात आप अपने जहन में रखिएगा कि ये भाई आइडियल वोल्टेज सोर्स और आइडियल करंट सोर्स खुद में नॉन लीनियर एलिमेंट्स। ठीक है, अब जो और एलिमेंट्स हैं जैसे पैसिव एलिमेंट्स हैं, तो ये मैंने एक्टिव की आपको कहानी बता दी। जो पैसिव एलिमेंट्स हैं, जो पैसिव एलिमेंट्स हैं वो हैं एल, सी और आर। ये भी लीनियर और नॉन लीनियर हो सकते हैं। जैसे पीएच कर्व पढ़ा है आपने फर्स्ट ईयर में? यस यस सर। सर। हाँ, तो पीएच कर्व जो है वो, एक मिनट में थोड़ा सा इसको इरेज कर लूं। ठीक, तो अगर आप पीएच कर्व को थोड़ा याद करें और उसको थोड़ा रिकॉल करें, तो आप ये देखेंगे कि पीएच कर्व जो है वो बेसिकली होता है बी में और एच। ठीक है, यस एच क्या है? एच इज प्रोपोर्शनल टू करंट। H is N I upon L, that is magnetic field intensity एम्पियर पर मीटर। और B क्या है? B है फ्लक्स पे डिपेंडेंट। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि अगर कोई सोलेनॉइड है, ठीक है, जिसके पास एक कोर है जिससे आप इंडक्टर बनाते हैं, जिसको आप L बोलते हैं, तो अगर आप इस सोलेनॉइड के थ्रू करंट को बढ़ाएंगे तो फ्लक्स डेंसिटी बढ़ेगी। ठीक है, यही ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल है, इसी पे फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो कहने का मतलब ये है कि ठीक है साहब, अगर आप करंट को बढ़ाएंगे तो फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा, और एक पॉइंट के बाद फिर जब करंट को बढ़ाएंगे तो फ्लक्स नहीं बढ़ेगा। ऐसा ही होता है ना? यस ऐसा ही होता है कि एक पॉइंट तक तो फ्लक्स बढ़ता है करंट के बढ़ाने से, जो करंट आप इसको सप्लाई कर रहे हैं, और उसका आउटपुट क्या है? फ्लक्स। ठीक है, और फ्लक्स इस पे डिपेंडेंट है बी पे, बी। फाई इज इक्वल टू बी ए। ठीक है, तो ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन कहलाता है नॉन लीनियर। तो इसका स्लोप क्या देगा आपको? पाई और आई, यानी बी एच कर्व का स्लोप क्या आपको देता है? एल इज इक्वल टू एन फाई अपॉन आई। कोई ज्वाइन करना चाह रहा है क्लास? देखता हूँ। बात समझ में आ रही है आपको? यस देखिए, बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर अभी आपके क्लियर हो गए, अनफॉर्चुनेटली हम लोग क्लास में नहीं है इसलिए, वरना तो मैं आपको इंडक्टर वगैरह जो है वो दिखाता कि इंडक्टर जो है वो कैसा नजर आता है और उसको कैसे बाउंड कर सकते हैं। अ, बहरहाल मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि इंडक्टर कैसा नजर आता है और कैसे उसको बाउंड करनी है, अगर पॉसिबल हुआ, वरना नेक्स्ट क्लास में दिखा दूंगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डिजाइन ऑफ इंडक्टर में। जब हम इंडक्टर को डिजाइन करते हैं कि भाई इंडक्टर हम चाहते हैं कि इस रीजन में रहे, लीनियर रीजन में। ठीक है, ये डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी ना, एल इज इक्वल टू एन फाई अपॉन आई। यस पढ़ी है कि नहीं?
Yes, sir. बढ़िया सर। हाँ, Well- तो फ्लक्स और करंट बढ़िया जो है, सर। अगर इसको मैं पीस वाइज लीनियर फॉर्म में लिखूंगा तो लिखूंगा L इज इक्वल टू एन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा आई। ठीक है, Yes. अगर इसको एक छोटे से पोर्शन में लेके लिखूं, अगर इसको एक छोटे से पोर्शन में लेके लिखूं यहाँ के लिए, तो लिखूंगा कि इसका स्लोप जो होगा वो होगा n टाइम्स डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा आई। ठीक है, तो ये बात है। तो कहने का मतलब ये है कि फ्लक्स BH कर्व का जो स्लोप है वो इंडक्टेंस देता है। अब इंडक्टेंस यहाँ तक तो लीनियर है, ठीक है, और उसके बाद क्या हो जाता है, नॉन लीनियर। बात समझ आ रही है? कहने का मतलब है कि इंडक्टेंस के ऊपर ये हमेशा एक क्वेश्चन मार्क रहेगा कि भाई, ये आपसे पूछा जाएगा कि भाई आप इंडक्टेंस को किस रीजन में ऑपरेट करा रहे हैं, लीनियर रीजन में या नॉन लीनियर रीजन में। ठीक है, उसी हिसाब से ये डिसाइड होगा कि ये जो इंडक्टर है ये अगर लीनियर रीजन में ऑपरेट कर रहा है तो लीनियर एलिमेंट कहलाएगा, और अगर नॉन लीनियर रीजन में चला जा रहा है तो क्या कहलाएगा, नॉन लीनियर एलिमेंट कहलाएगा। ये बात आपको याद रखें। कैपेसिटेंस जो है वो आमतौर पे नॉन लीनियरिटी नहीं शो करता है, कैपेसिटेंस आमतौर पे लीनियर ही रहता है, लेकिन ज्यादा मसला जो है वो इंडक्टर का है, और इंडक्टर ही वो एलिमेंट है जो कि सबसे ज्यादा इनकाउंटर्ड है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, उस इसका ये बिहेवियर, सैचुरेशन का बिहेवियर लॉसेस क्रिएट करता है, एडी करंट और हिस्टेरेसिस लॉस को बढ़ाता है सिस्टम में, सिस्टम की एफिशिएंसी पुअर करता है। ये सब सैचुरेशन के साइड इफेक्ट्स हैं। तो हमको सैचुरेशन में नहीं जाना है, बल्कि कोशिश करनी है कि लीनियर में ही रहना है। ठीक है, अच्छा, और बाकी जो सारे डिवाइसेस हैं, जैसे आपका डायोड हो गया, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक आप जानते ही हैं, ऐसे होती है। ठीक है, या थोड़ा सा ऐसे भी आप उसको दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ऑलमोस्ट जैसे मैंने बताया कि ये स्ट्रेट लाइन होता है, तो ऐसा नहीं है कि करंट बढ़ाने से वोल्टेज बढ़ रहा है, वोल्टेज नहीं बढ़ेगा डायोड के अक्रॉस। डायोड के अक्रॉस तो वोल्टेज हमेशा नापा जाएगा ऑन कंडीशन में तो 0.7 ही आएगा। ठीक है, 0.7 या 0.8 पॉइंट, इसका मतलब ये है कि करंट उसके थ्रू बढ़ सकती है डिपेंडिंग अपॉन द करंट रेटिंग ऑफ द डायोड, लेकिन उसके अक्रॉस वोल्टेज कांस्टेंट ही रहेगा। इसी तरह से मॉसफेट और बीजेटी, आई वर्सेस VDS कैरेक्टरिस्टिक्स आपने पढ़ी होंगी फर्स्ट ईयर में, वो कुछ इस तरह से आती हैं। उनका भी एक लीनियर रीजन होता है और उसके बाद फिर सैचुरेशन रीजन होता है। कहने का मतलब यह है कि गेट को ट्रिगर करने के बाद, गेट वोल्टेज देने के बाद, अगर आप उसके अक्रॉस बायसिंग बढ़ाएंगे मॉसफेट के अक्रॉस, जो VDS वोल्टेज है, ठीक है, जैसे मॉसफेट ये है, एक तो उसका गेट है और एक जो है उसका सोर्स है और एक जो है उसका ड्रेन है। तो अगर आप VDS वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगी, या बीजेटी है तो उसको आप ऐसे शो कर सकते हैं, गेट एमिटर, सॉरी, दिस इज कलेक्टर एंड दिस इज एमिटर। तो VCE बढ़ाएंगे तो करंट तो बढ़ेगी कलेक्टर के थ्रू, इधर एक रेजिस्टेंस भी आप लगा सकते हैं, लेकिन ठीक है, लेकिन आपका जो रीजन है वो थोड़ी देर तक ही लीनियर रहेगा। कहने का मतलब है करंट जो है वो बढ़ेगी वोल्टेज बढ़ाने से, लेकिन फिर सैचुरेट कर जाएगी। तो एलिमेंट्स जो है वो, जैसे मैंने आपको बताया, डायोड्स, मॉसफेट, बीजेटी, ओपैम्प, ये सब है, ये सब नॉन लीनियर एलिमेंट्स हैं। इनके बीच की करंट और वोल्टेज रिलेशनशिप नॉन लीनियर है। तो बेसिकली ये इलेक्ट्रॉनिक्स वाले डील करते हैं इन डिवाइसेस को, ये इस सिलेबस का पार्ट नहीं है। हम लोग बेसिकली बात करेंगे इस कोर्स में ज्यादातर लीनियर एलिमेंट्स के बारे में। ट्रांजिस्टर की मॉडलिंग करेंगे यूनिट 2 में जाके, लेकिन उसको भी लीनियराइज करने की कोशिश करेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसे कहते हैं लम्प्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर। लम्प्ड का मतलब क्या है? लम्प्ड का मतलब फिजिकल मीनिंग कोई बताए, अरे थ्योरेटिकल मीनिंग कोई बताए? व्हाट डू यू मीन बाय लम्प्ड? एनीबॉडी, कोई बता सकता है? सेपरेट हो जाना। हाँ, गुड, गुड प्रसून। देखो, लम्प्ड का मतलब सही है, प्रसून ने सही बताया कि एक जगह चीजों को ले लेना। अब आप ये बताइए कि भाई ये तो
मान लीजिए आपके घर में एक पूरी वायरिंग है, या आपके क्लासरूम में पूरी एक वायरिंग है। मैंने उस आपसे कहा कि भाई ये तो आपकी जो घर की वायरिंग है ये तो पूरे घर में फैली हुई है, आपने उसको एक जगह कंसंट्रेट करके दिखा रखा है। ठीक है, आपने उसको ये कह रखा है कि ये जो आर है और जो एल है और सी है, इसका आपने डायमेंशन नहीं बताया, ये कितने एरिया में या कितनी लेंथ पे फैला हुआ है। तो ये जब इस तरह से आप एनालिसिस करते हैं तो इसे कहते हैं लंप एनालिसिस। और जब आप ये कहते हैं कि नहीं उसका फिजिकल डायमेंशन भी इंपॉर्टेंट है, ये सिर्फ आर एक जगह कंसंट्रेट करने से काम नहीं चलेगा, इट कैन नॉट बी कंसंट्रेटेड ओनली एट वन लोकेशन, बट you have to distribute it over a length, over a location. You cannot concentrate the whole resistance, whole inductance, whole capacitance at one place, because it is not at one place. The real fact is that it is not at one place. Your wiring is in your full house. Your It is in kitchen, it is in bathroom, it is in your rooms, everywhere the wiring is. So that how can you say that the resistance can be represented at only one place? So the and we do the analysis like this. जब भी हम numerical solve करते हैं, whenever we solve a numerical, we take that yes this is R. Just we draw a circuit and we say this is R, and then we say this is L, and then we say this is C, without asking or without thinking for a moment that why how does this R has come to one place, because physically this may be representing a wiring of whole house. Okay, it may be a resistance of wire which is there in your whole house or a palace or a hotel, anything. So it is a very big area. So how you can represent it like this? So the answer for this is that basically voltage and currents are waves. These are waves. These are not these are not any other signal, but they are electromagnetic waves. ठीक है, बात समझ आ रही है? वोल्टेज और करंट जो है, एम आई ऑडिबल? यस सर। हाँ, तो आपको हमेशा ये बात Yes, याद sir. रखनी है कि ये जो वोल्टेज और करंट है वो कोई ऐसा सिग्नल नहीं है जो 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है। बेसिकली वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो स्पीड होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। इसका मतलब ये है कि अगर आप 10 मंजिला नीचे भी एक बटन ऑन करेंगे और 10 मंजिला ऊपर एक बल्ब लगा हुआ होगा, तो जैसे ही आप वो बटन को ऑन करते हैं, वो स्विच को ऑन करते हैं, द प्रॉपर वर्ड इज स्विच। तो if you are turning on the switch at time t is equal to 0, instantaneously the signal will reach to the load at t is equal to 0. ठीक है, कहने का मतलब ये है कि द मोमेंट यू टर्न ऑन योर स्विच, यू डोंट ऑब्जर्व अ डिले। कभी आपने डिले देखा है? जैसे ही whenever you put on a switch and the current is available, whether you do it in your room or a locality or even from few hundred kilometers, if you turn on your switch, the signal travels through the medium almost instantaneously. So why it is happening that it is traveling instantaneously? It is traveling instantaneously because the traveling speed is equal to the speed of light, that is equal to 3 × 10⁸ meter per second. So whenever you turn on it, you will instantaneously get the signal. So that means if the physical dimensions are small or not very large, then you can use the lump parameters. And if the physical dimensions are large, for example, long transmission line, 1000 kilometers, 2000 kilometers, 2500 kilometers, then you cannot really lump the parameters. Okay, तो आप उस केस में लंप नहीं कर सकते, बल्कि आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा पैरामीटर की। ये एक सेक्शन है, ये दूसरा सेक्शन है, ये तीसरा सेक्शन है। आप एल्जेब्रिकली उसको जोड़ नहीं सकते। अभी इस लंप के केस में क्या था कि आप एल्जेब्रिकली जोड़ के लिख रहे थे कि R1 + R2 + R3 इज इक्वल टू सम R, ओके, और सम L, L1 + L2 + L3 इज इक्वल टू L इक्विवेलेंट। तो जब ये जो
केसीएल लगाते हैं आप या केवीएल लगाते हैं या अलजेब्रिक एडिशन करते हैं, ये सिर्फ एप्लीकेबल है लंप पैरामीटर के केस में। डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर्स के केस में केसीएल या केवीएल नहीं अप्लाई किया जा सकता, ये आप याद रखिएगा बिल्कुल। इस और ये आप पढ़ेंगे अगले सेमेस्टर में, जब पावर सिस्टम इंजीनियरिंग पढ़ेंगे तो आप ट्रांसमिशन लाइन का मॉडल पढ़ेंगे। एक मॉडल मैंने यहाँ पे बना दिया है, ये शॉर्ट मॉडल है। शॉर्ट मॉडल जो है वो 100 किलोमीटर तक की ट्रांसमिशन लाइन के लिए होता है। फॉर 100 किलोमीटर यू कैन यूज दिस मॉडल, एंड दिस मॉडल इज अ लम्प्ड मॉडल, एंड दिस इज अ लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। आप ये पूछ सकते हैं कि साहब ये लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन भी आपने ऐसे ही क्यों नहीं रिप्रेजेंट करती। बेसिकली हम इंजीनियरिंग में फिजिकल सिस्टम्स की मॉडलिंग करते हैं। जैसे मैंने इंडक्टर बनाया है ऐसे, तो इंडक्टर ऐसे तो नहीं दिखता है जैसे मैंने बनाया है। जैसे मैंने ये रजिस्टर बनाया है, ऐसे तो नहीं दिखता है जैसे मैंने रजिस्टर बनाया है। जैसे मैंने ये सर्किट बनाया है, ऐसे तो ट्रांसमिशन लाइन नहीं दिखती है। लेकिन हम सिस्टम की मॉडलिंग करते हैं और अपने समझने के लिए उसको एक सिंबल दे देते हैं कि भाई ये ऐसे नजर आएगा, और उसकी उसमें जो है मैथमेटिकल फॉर्मूला से उसका रिजल्ट निकालते हैं। अगर रिजल्ट सही आता है तो इसका मतलब यह है कि हमारी मॉडलिंग सही है। जैसे कि आप ट्रांसफार्मर को मॉडल करके दिखाते हैं, ठीक है, जैसे कि आप ट्रांसफार्मर को मॉडल करते हैं कि भाई ये ट्रांसफार्मर जो है वो ऐसे दिखाएगा, ऐसे दिखता है ट्रांसफार्मर। अब आपके घर के बाहर जो ट्रांसफार्मर है वो क्या ऐसे दिखता है? नहीं, ऐसे तो नहीं दिखता वो। लेकिन हमने इसकी मॉडलिंग करी है ताकि हम जो इसकी परफॉर्मेंस है, एफिशिएंसी, वोल्टेज रेगुलेशन, लॉसेस, ये सब कैलकुलेट कर सकें। फिर हम इसी में दिखाते हैं कि भाई उसकी एक शंट ब्रांच भी होगी, उसमें एक रेजिस्टेंस होगा, ये लॉस दिखाएगा कोर का, इसमें एक इंडक्टेंस होगा, ये मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट दिखाएगा ट्रांसफार्मर का। इसी तरह से एक रेजिस्टेंस और होगा, वो कॉपर लॉसेस दिखाएगा प्राइमरी के। इसी तरह से एक लोड होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये सब रिप्रेजेंटेशन है। रिप्रेजेंटेशन क्यों है? क्योंकि आप ये पैरामीटर्स निकालना चाहते हैं। अगर ये पैरामीटर्स प्रैक्टिकल पैरामीटर्स से मैच करते हैं तो आपकी मॉडलिंग सही है, वरना तो आपकी मॉडलिंग गलत है, ठीक है। तो ये सब मॉडलिंग का खेल। तो आप ये बात याद रखिएगा कि KVL एंड KCL फेल्स फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर्स बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल टू सेपरेट R, L एंड C, या एल्जेब्रिकली आप इसको ऐड नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन ओम्स लॉ एप्लीकेबल रहेगा। ओम्स लॉ इज एप्लीकेबल टू लम्प्ड, लीनियर एंड डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर्स। ये हमेशा एप्लीकेबल रहेगा जब तक सर्किट लीनियर रहता है, ठीक है, तब तक ओम्स लॉ एप्लीकेबल रहेगा। KVL KCL इक्वेशंस आर यूज्ड फॉर लम्प्ड पैरामीटर्स। लम्प्ड पैरामीटर्स के लिए ही KVL KCL यूज किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर्स के लिए आपको डिफरेंशियल इक्वेशंस लिखनी पड़ती हैं उस सर्किट के लिए, और फिर उसे सॉल्व करना पड़ता है, क्योंकि KVL KCL बेसिकली लीनियर इक्वेशंस हैं, ठीक है। वो लीनियरिटी की प्रॉपर्टी जो है सर्किट की, उसको एक्सप्लॉइट करती हैं और आपको आंसर दे देती हैं अलजेब्रिक इक्वेशन की फॉर्म में। तो जब सिस्टम लीनियर नहीं रहा या सिस्टम पैरामीटर्स डिस्ट्रीब्यूटेड हो गए तो KVL और KCL फेल हो गए, ठीक है। जैसे आप इस सर्किट को देखें, ये RLC सर्किट है, ये लम्प्ड है, लीनियर है सर्किट है, इसमें आप KVL KCL अप्लाई कर सकते हैं। ये लम्प्ड सर्किट है और लीनियर सर्किट है। दूसरा सर्किट जो है वो डायोड है, ये एक नॉन लीनियर सर्किट है, डायोड है, लेकिन अभी भी ये सर्किट लम्प्ड है क्योंकि मैंने रेजिस्टेंस को एक जगह पे लिया है। तो इन सारी सिचुएशंस में KVL KCL एप्लीकेबल होगा। जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर्स होंगे, जहाँ पे फिजिकल डायमेंशन इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जहाँ पे फिजिकल डायमेंशन लार्ज हो जाएगा, वहाँ पे KVL KCL एप्लीकेबल नहीं, ठीक है। तो दिस मच इज फॉर टुडेज लेक्चर। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क, ठीक है। मेरी तरफ से इतना ही था। अब आप अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो पूछ। एनी क्वेश्चन फ्रॉम? चार्ज कैपेसिटर एक्टिव एलिमेंट हो सकता है? हाँ बताइए। चार्ज कैपेसिटर जो होगा वो एक्टिव एलिमेंट हो सकता है कि नहीं? चार्ज कैपेसिटर जो फुल्ली है, चार्ज नहीं नहीं एक्टिव एलिमेंट हो सकता है नहीं नहीं, एक्टिव सर। देखिए, ऑन उसका
देखिए चार्ज कैपेसिटर, यही मैंने आपको बताया कि चार्ज कैपेसिटर जैसे ही किसी एक सर्किट के साथ कनेक्ट होगा वो फौरन उसको एनर्जी सप्लाई कर देगा, ठीक है। लेकिन यस सर। उसका करंट स्टेडी नहीं रहेगा, उसका करंट, उसका वोल्टेज जो है वो स्टेडी नहीं रहेगा बल्कि घटता रहेगा। इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, यही तो मैं आपको बता रहा था कि इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स का वोल्टेज कांस्टेंट बना रहेगा, चाहे उसके आउटपुट पे कितना भी रेजिस्टेंस लगा दिया जाए आइडियली, ठीक है। प्रैक्टिकली उसका यस सर। वोल्टेज भी घटता है, लेकिन आइडियली अगर हम बात करें तो उसका, या आप देखते हैं ना, जैसे मान लीजिए कोई बैटरी है, तो बैटरी क्या है, इंडिपेंडेंट सोर्स है, ठीक है। जो लोड उसके अक्रॉस यस सर। है उसको वो कंटिन्यूअस सप्लाई करता रहता है एनर्जी फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। इनफाइनाइट टाइम के लिए तो कोई भी सोर्स नहीं प्रोड्यूस कर सकता है, जैसे हाइड्रो जनरेटर भी है, तो जब तक उसको पानी का फ्लो मिलता रहेगा तभी तक वो एनर्जी सप्लाई करेगा ना, ठीक है। जिसे आप सिंक्रोनस ऑल्टरनेटर कहते हैं, जब तक टरबाइन चलती रहेगी तब तक वो देता रहेगा, उसके बाद रुक जाए। तो कैपेसिटर या इंडक्टर, इंडक्टर भी एनर्जी स्टोर करता है और कैपेसिटर भी एनर्जी स्टोर करता है, हाफ एल आई स्क्वायर और हाफ सी वी स्क्वायर। लेकिन वो एनर्जी बहुत लार्ज टाइम तक नहीं रहेगी, बल्कि थोड़े टाइम के बाद डिसिपेट होकर जीरो हो जाएगी, तो वो एक्टिव एलिमेंट्स नहीं। और कोई, और कोई सवाल? आप चैट में भी लिख सकते हैं क्वेश्चन, अगर आपकी वॉइस क्लियर नहीं है तो आप चैट में लिखिए, मैं देख लूंगा क्वेश्चन। हाँ, the Chaitanya, this video will be uploaded. I will try to upload it today on my YouTube channel. You can see it from there. सर VCVS VCCS या जो भी ये सोर्स होते हैं सब एक्टिव सोर्स होते हैं। नहीं, एक्टिव, देखो एक्टिव एलिमेंट्स इनको इसलिए इस कैटेगरी में रखा गया है क्योंकि इनका करंट और वोल्टेज भी किसी ना किसी तरीके से एक्टिव सोर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे मान लो अगर तो आप, सर इसमें जब तक जैसे वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स है, तो हाँ, सर जब तक ये तो जब तक ही रहेगा जब तक वोल्टेज सोर्स जो इंडिपेंडेंट सोर्स है उससे इसे मतलब उससे फोर्स मिलती रहेगी, तो जब तक ही तो इसमें एनर्जी रहेगी।
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बहुत है, फिर अगली क्लास में हम लोग डिस्कस के लिए कंक्लूड कर। Okay, thank you for joining. Your attendance is automatically taken, and we will upload it. I will upload it on your Google Classroom. Okay, so I will also upload the PPT as well as the video which is recorded. Okay, and then we will continue after. Okay, thank you. You can leave now.